बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खराफिश होंगे और ईमान के अच्छे लग होंगे। तो जी तो बेटा फाइनली ठीक है, अभी मैंने आप लोगों के साथ रिसेंटली वीडियो जो शेयर की थी उसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि जो नई यूनिवर्सिटी है हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस, ठीक है, इसका सेकंड फेज जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, वो हर चीज़ मैंने उसमें आप लोगों को बता दी। ठीक है, सो आज जो है हम इस यूनिवर्सिटी के जो फेज वन में एमसीक्यूज आए थे जो मेरे को स्टूडेंट से मिले हैं, ठीक है, मैथ और फिजिक्स के, तो वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने लगा हूँ। ठीक है, और जो है इसमें जो एमसीक्यूज मुझे जो मिले हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने जो है कुछ और एमसीक्यूज आपके एक्सपीरियंस के लिए इसमें लगाए हैं ताकि आप लोगों के इल्म में इजाफा हो जाए। ठीक है, सो उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ जो ये इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताई थी, आपने सेकंड फेज की अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो ऑलरेडी जो मैंने मेहरान के ऊपर लेक्चर्स अपलोड किए हैं सेम पैटर्न इसी का है। ठीक है, अभी मैं पास पेपर के जो एमसीक्यूज आप लोगों को दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरीके से कितने बेसिक एमसीक्यूज आए थे, फिर भी बच्चों के कम मार्क्स आए। सोचने वाली बात है। बट खैर, तो मैंने ऑलरेडी जो मेहरान के ऊपर लास्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर जो अपलोड किए हुए थे, जैसे मैराथन लेक्चर है, ठीक है, वन शॉट, इसी तरीके से लास्ट 150 एमसीक्यू मैंने सेकंड फेज के लिए, मेहरान के सेकंड फेज के लिए अपलोड किए थे। तो ये वीडियोस आप लोगों के सेकंड फेज के जो है इस नई यूनिवर्सिटी के सेकंड फेज में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो ये आपने देखनी है वीडियोस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है बेटा, जो अभी मैं पास पेपर के एमसीक्यूज आपको बताने लगा हूँ, समझाने लगा हूँ, मैथ्स के और फिजिक्स के, तो ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में वो एमसीक्यूज जो है लिंक, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए और डिस्क्रिप्शन में आपको वो एमसीक्यूज मिल जाएंगे एमसीक्यूज फॉर्मेट में। ठीक है, अच्छे तरीके से वो एमसीक्यूज आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और उसके साथ साथ मैंने प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी उसके अंदर इंक्लूड किए हैं मैथ के और फिजिक्स के, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे हो सके। ठीक है, तो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं मैथ की, फिजिक्स के सारे एमसीक्यूज की, वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ने हैं और देखने हैं। ठीक है, और आपने ये लेक्चर देखे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आप लोगों के साथ पहले ही बता दी। ठीक है, कुछ चीजें थी जो मैंने आप लोगों को बताई, अगर आपने अच्छे से प्रेप करनी है तो ये लेक्चर्स और जो डिस्क्रिप्शन में एमसीक्यूज मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने पूरे ऑलरेडी एमसीक्यूज ये पास पेपर के भी इंक्लूड किए इसके फेज वन के, और कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज इससे रिलेटेड जो ये 10 15 20 25 मैंने एमसीक्यूज हर टॉपिक के इंक्लूड अप किए हैं, वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने पास पेपर के एमसीक्यूज की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करते हैं इस यूनिवर्सिटी के पास पेपर जो फेज वन में एमसीक्यूज आए थे उन्हीं को। ठीक है, तो पहले मैथ के एमसीक्यूज हैं, फिर हम फिजिक्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये आपने मेरी जो मेहरान वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी हो, आप वो लाजमी देखिएगा, जिसमें फिजिक्स के एमसीक्यूज मैंने 150 एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, और इसके साथ वन शॉट लेक्चर एक मैथ का वो भी मैंने बनाया था, वो सब मैं भी आपको मैंने बताया, तो वो सब आप लाजमी देखिएगा। ठीक है, और जो ये जो मुझे पास पेपर में फेज़ वन के जो कुछ एमसीक्यूज मेरे को मिले, जो स्टूडेंट्स ने मेरे को बताया, वो मैंने इंक्लूड किए, और साथ ही 2-3 एमसीक्यूज मैंने इंक्लूड किए ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाए। ठीक है, उसी टॉपिक से रिलेटेड जिस टॉपिक के एमसीक्यूज आए हैं, और उससे रिलेटेड मैंने 2-3 एमसीक्यूज और इंक्लूड किए ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। ठीक है, जब आप सेकंड फेज देंगे तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। समझ रहे बात को? तो ये है कि आपकी बहुत अच्छी प्रेप हो जाएगी। और जो है आप फिजिक्स के लाजमी लेक्चर देखिएगा, मेरे मेहरान वाले जो लास्ट मेरे 150 एमसीक्यूज जो है मैंने बताए थे, ठीक है, फिजिक्स के, तो आप वो लाजमी देखिएगा। सही है, तो अब हम पहले मैथ के एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं, देन फिर हम जो है यहाँ पे फिजिक्स के पास पेपर के एमसीक्यूज को पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला सवाल हमारे को क्या बोला गया था, फेज वन में जो सवाल आया था उसमें बोला था कि आयोटा की वैल्यू क्या है। तो देखो, यहाँ पे मैंने सिर्फ आयोटा की वैल्यू क्या है बेटा, कि आपको पता है कि हमारा जो आयोटा होता है एक ये ग्रीक लेटर है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, रेडिकल -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा, हमारे पास -1 होती है। इसी तरीके से आयोटा क्यूब पूछ ले वो सेकंड में, ठीक है, तो आपको पता है वो हमारे पास क्या होती है बेटा, माइनस आयोटा होती है। सही है, और इसी तरीके से हमारा आयोटा की पावर 4, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये बेसिक 4 आयोटा की पावर्स होती है, आयोटा की पावर 1 2 3 एंड 4। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर वो आपको बड़ी पावर दे, जैसे आयोटा की पावर 36 क्या होगी, आयोटा की पावर 64 क्या होगी, तो इसका भी मैंने आपको ट्रिक मैंने आपको बताई थी। ठीक है, वो आपने मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर वाला लेक्चर नहीं देखा हो, तो बेसिकली मैंने मेहरान के ऊपर 2 लेक्चर्स अपलोड किए थे, एक का सेट्स और एक का कॉम्प्लेक्स नंबर। वो दोनों लेक्चर्स आपने लाजमी देखने। ठीक है, अगर आपने इंशाल्लाह सेकंड फेज क्लियर करना है तो उससे उसमें से एमसीक्यूज आए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में से भी आए हैं और सेट्स में भी इस फेज वन में आए हैं एमसीक्यूज। तो मैंने दोनों चैप्टर बेटा एक्सप्लेन किए थे विद एमसीक्यूज भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, मैंने उसमें आपको ट्रिक बताई थी, इसका आपने सम कर देना है, सम करने के बाद जैसे आयोटा की पावर 9 हो जाए, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, 4 से इसको डिवाइड करना है। तो ये चीज़ मैंने आपको वहाँ पर बताई थी। ठीक है,
जैसे ही हमारे पास 9 है तो क्या हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 1। तो हमारा रिमाइंडर जब 1 बचा तो हम क्या कर देंगे, उसके ऊपर वो पावर लगा देंगे और आयोटा की पावर जो है बराबर होती है रेडिकल 1 के। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको ये ट्रिक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। ठीक है, वो आप देखिएगा लेक्चर, उसमें ऑलरेडी मैंने सब कुछ आपको बताया भाई। ठीक है, अच्छा सेकंड एमसीक्यूज देखेंगे बेटा, आपको सेकंड एमसीक्यूज क्या दे रहा है, वो सेकंड एमसीक्यूज आपको दे रहा है कि मिड पॉइंट ऑफ 2,3 एंड 5,7। ठीक है, आपको ये 2 पॉइंट्स दे रहा था एक लाइन के। ठीक है, तो बोल रहा था इसका मिड पॉइंट हमें मालूम करना है। ठीक है, हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, अब हमें क्या करना है, मिड पॉइंट मालूम करना है। तो आपको पता है कि बेटा ये क्या होता है हमारा x1, ये होता है हमारा y1, और ये होता है हमारा x2, और ये होता है हमारा y2। तो आपको पहले फार्मूला मालूम होना चाहिए कि मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। ये बेसिकली आपका जो सेकंड चैप्टर है ना इंटर का, स्ट्रेट लाइन वाला, ये उधर से। ठीक है, ये सवाल उसमें से आया है। तो उसमें आपके पास 3-4 फार्मूले थे, एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, आपके पास जो है मिड पॉइंट था, सेंट्रॉइड था, ठीक है, इन सेंटर था, आपके पास जो ये डिस्टेंस वाला था। तो इस तरह 5-6 फार्मूले थे, वो आपको सब याद होने चाहिए। ठीक है, तो अभी उसने मिड पॉइंट का पूछा, तो मैं आपको मिड पॉइंट का फार्मूला बता देता हूँ बेटा। वो क्या है, x1 प्लस का x2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, कॉमा y1 प्लस का y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आपका फार्मूला है किसका, मिड पॉइंट का। अब आपको x1 और y1 की वैल्यू मालूम है, x2 और y2 की वैल्यू मालूम है। अब जरा आप इंक्लूड करें इसके अंदर वैल्यू को, जब आप जो है इसमें वैल्यू को रखेंगे तो x1 की वैल्यू क्या है बेटा, वो 2 है। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या है सर, आपके पास 5 है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, कॉमा 7, और सॉरी कॉमा, फिर y1 की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस y2 की वैल्यू क्या है बेटा, वो 7 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब इसका जब आप सम करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 और 5 कितना होगा, 7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसी तरीके से 7 और 3 कितना होगा, 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 5 आ जाएगा, तो कॉमा 5। ठीक है, तो आपके पास मिड पॉइंट्स क्या है बेटा, इन 2 पॉइंट्स के, ये आपका मिड पॉइंट निकला, ये आपका आंसर हो गया। सही है। अब इसी तरीके से ये 2 पॉइंट्स है, अगर इसका बोल दे कि डिस्टेंस निकाल के दो, ठीक है, कि 2 पॉइंट्स का हम 2D में डिस्टेंस निकालता है ना, 2D में, तो हम क्या पास फार्मूला क्या होता है कि D बराबर होता है बेटा रेडिकल x2 माइनस का x1, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। ये आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मे भी ये पूछ सकता है, ये बेसिक सवाल है, और बेसिक ही ये MCQ उसने बेसिकली आपको दिए हैं, तो इतना कोई मसले की बात नहीं है। तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला ये होता है, मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला ये होता है, और इसमें आगे और भी फार्मूला आते हैं, सेंट्रॉइड का हो गया, ठीक है, और ये एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, तो वो सब मैं इंशाल्लाह आप लोगों को मैंने बताया, वो लेक्चर्स हम सीरीज स्टार्ट करेंगे मैथ की, तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा ये। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे वाले एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो हमारे को क्या बोला गया था, एक एमसीक्यूज बस मुझे को ये बोला कि सर सेट में से कोई एमसीक्यूज था। ठीक है, तो मैंने सेट की डेफिनेशन लिखी है, सेट का आई थिंक कुछ पूछा ही गया था, तो मैंने सेट की डेफिनेशन लिखी है। सेट हमारे के पास क्या होता है, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपको पता है, सेट की सिंपल डेफिनेशन भी आपको दे सकता है कि ऐसी वो कौन सी चीज़ है जिसमें हम कलेक्शन करते हैं किन 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 का, ठीक है, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, आप उसे कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये है कि सेट क्या होता है हमारे पास, एक वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है बेटा, वेल डिफाइंड का मतलब होता है आपके पास कोई रूल। ठीक है, क्या होता है, वेल डिफाइंड का मतलब होता है रूल। ठीक है, और दूसरी चीज़ उसने क्या बोला, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होता है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि मुख्तलिफ। आपके जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे बेटा, मुख्तलिफ होंगे। लाइक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, यहीं पर ही, जैसे हमारे पास एक हुई सेट है, ये मेरे को ऊपर से गलती हो गई थी। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास एक हुई सेट है, ठीक है, और उसके अंदर क्या है 1 2 3 4 और ये कॉमा 5। ठीक है, ये मेरे पास उसके अंदर क्या है, इस सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसका एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इस सेट के एलिमेंट्स हैं, इस सेट के मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारे पास जो कलेक्शन है ना, इसमें वेल डिफाइंड भी है। वेल डिफाइंड का मतलब रूल के मुताबिक, यानी कि आप देखो तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 का, इनके बीच में 1 का, इनके बीच में 1 का डिस्टेंस है, इसके बीच में भी 1 का डिस्टेंस है। यानी कि कोई रूल लग रहा है ना, एक रूल के मुताबिक नंबर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और डिस्टिंक्ट है, यानी कि मुख्तलिफ है। नंबर 1 है तो वापस 1 आ रहा है, नहीं आ रहा। उसके बाद क्या है, 2 है, 2 के बाद क्या है बेटा, 3 है। यानी कि जो नंबर्स हैं हमारे पास वो डिफरेंट भी हैं और वेल डिफाइंड भी है। तो यही हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, सेट कहलाता है। ये इस मतलब ऐसे एलिमेंट्स की कलेक्शन हमारे पास क्या कहलाती है बेटा, सेट कहलाती है। तो बेसिकली मैं सेट के ऊपर और कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर मैंने अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि 2 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए थे, उसमें पूरा डीपली मैंने आप लोगों को बेटा एक्सप्लेन किया था। पहले मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया, सेट क्या होता है, फिर उसके एमसीक्यूज, फिर मैंने जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर एक्सप्लेन किया है, और फिर उसके जो है आल्सो मैंने जो है उसके क्या एमसीक्यूज भी इंक्लूड किए हैं। ठीक है, वो लेक्चर आप देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा उसकी। अच्छा फिर आ जाता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं।
तो ये भी कुछ सवाल पूछा गया था। अब आई डोंट नो किस तरह का एमसीक्यूज था, तो मैंने यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन लिखी है, वो आपको पता होगा, ये सब मैंने उसके अंदर बताया हुआ है सेट्स के अंदर। तो मैं बेसिकली आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पे वो देख लीजिएगा, लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। तो बेटा देखो सेट क्या होता है और यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट जो है हमारे पास कलेक्शन होता है ऑल एलिमेंट्स, यानी कि अगर आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट है और कुछ डिफरेंट जो सेट्स है ना, उन सबका क्या होगा, कलेक्शन होगा, यूनिवर्सल सेट बनाएगा वो। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, वो सारे के सारे किसके अंदर बिलोंग करेंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर बिलोंग करेंगे, तो हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाता है, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है हमारे पास सवाल था बेटा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी, अब आई डोंट नो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी, मैंने अपने पास से यहाँ पे लिखी है ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो सवाल कुछ ऐसा था कि उसने बोला था कि आपने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन दी थी, ठीक है, बेसिक से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसकी एक्स की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो बेटा देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, पहले मैं आपको बता दूं बेटा, जिसके ऊपर पावर 2 होती है ना, वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ये हमारा जो वेरिएबल है एक्स, तो इसके ऊपर पावर कितनी है, 2 है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अगर पावर 3 होगी तो क्या होगी, क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी। अगर पावर 1 होगी तो क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक है। ये सब तो आपको पता है, माशाल्लाह से आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बेटा एक्स के ऊपर जितनी पावर होगी ना, उस एक्स की उतनी ही वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपको ऑप्शन गिवन दिए हुए होंगे ना, तो ऑप्शन में आपके पास इस तरीके से होगा 2,3, ठीक है, इसी तरीके से -2, -3, इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे, दो दो वैल्यूज़ दी होंगी, यानी कि एक्स की यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ आएंगी, 2 वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। इसके 2 मेथड्स होते हैं, बैक सॉल्विंग मेथड और एक डायरेक्ट मेथड होता है। बैक सॉल्विंग मेथड भी मैंने बताया हुआ है किसी वीडियो में, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो हम पहले बेसिकली अब यहाँ पे सिंपल जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है वो हम यूज़ करेंगे। कौन सा मेथड, फैक्टर मेथड को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जो मिडिल टर्म ब्रेक के लो या फैक्टर मेथड के लो, बात एक ही है। अब देखो मुझे बीच वाले नंबर को इस तरीके से ब्रेक करना है कि बेटा कि 2 नंबर्स को अगर मैं ब्रेक करूं, तो वो 2 नंबर्स को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास 5 आए, और उन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ये तो आपको पता है। तो बेसिकली क्या होगा, एक्स स्क्वायर में क्या करूँगा, 3x प्लस का 2x प्लस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है, ये तो आपको पता है। तो मैंने क्या करा, ये 5 को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, क्या करा, ब्रेक कर दिया, तो एक 3 में और एक 2 में। तो अगर मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूँ, आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर 2 और 3 को मैं प्लस करूँ तो क्या बन रहा है, 5 बन रहा है, यानी कि 3x प्लस का 2x क्या बनेगा, 5x बनेगा। तो ये मैंने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से मैं x को कॉमन बाहर ले लूँगा, ठीक है, तो क्या बचेगा, x प्लस 3, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर देखूँ क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो बेटा वो मेरा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। मैंने 2 को कॉमन ले लिया, तो x प्लस का 3 बचा इक्वल टू 0। अगर आपके ये और ये 2 ब्रैकेट अगर आपके सेम आ गए, तो बेटा क्या होता है, आपका जो फैक्टराइजेशन मेथड है, आपका जो मिडिल टर्म मेथड है, वो आपका क्या है, सही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों दोनों 2 दफ़ा लिखे हुए, एक दफ़ा लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 3, ठीक है, और x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 0। ये भी आपका इक्वल टू 0 के बराबर है और ये भी आपका 0 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब देखो x प्लस 3 ये भी इक्वल टू 0 के बराबर है और x प्लस 2 ये भी 0 के बराबर है। तो इससे आपको पता लग गया कि x की हमारी, जब यहाँ x पॉजिटिव है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। तो x की एक वैल्यू आ गई -3 और एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2, ठीक है, ये भी उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास क्या आया बेटा, -2 और -3, ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन राइट होगा। इसी तरीके से आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, मैंने तो यहाँ जनरली लिखे हैं 2 ऑप्शंस, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन मैंने यहाँ पे, वहाँ पे जो 4 ऑप्शन होंगे, यहाँ पे 2 मैंने बेसिकली लिखे थे। तो इस तरीके से हम फैक्टर मेथड को सॉल्व करते हैं। आगे और भी इसी तरीके का जो ये एक और क्वेश्चन आया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उससे भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो हमारे पास एक सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, वो कह रहा था फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे क्या मालूम करना था, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है बेटा, जिसके साथ आयोटा हो, ये आपको मालूम है। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ यार कि मैंने वो ऑलरेडी 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं अपना व्यूज़ बढ़ा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप नॉलेज हासिल करना चाहते हो, वैसे ही पढ़ना चाहते हो अच्छे तरीके से, तो वो लेक्चर देख लेना, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें से हमें इमेजनरी पार्ट बताना था, ठीक है। तो रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट आपको पता है बेटा कि हमारे पास यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, वो 2 है आपका, और इमेजनरी पार्ट आपका यहाँ पे क्या है बेटा, 3 के आयोटा, ये आपका क्या है, इमेजनरी पार्ट है, ठीक है। अच्छा, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, वो आती है आपके पास रेडिकल 3/2। अब बोलोगे सर आपने तो ये याद की थी, आपने कैसे बताई, देखो इसका होती है एक ट्रिक, इसका क्या होता है, एक फार्मूला, ठीक है। वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा, वरना मैंने 1 शॉट लेक्चर अपलोड किया था मैथ का मेहरान के ऊपर,
ठीक है, आपने वो लेक्चर देखना है, उसके अंदर मैंने पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले एक्सप्लेन की थी। ठीक है, उसमें मैंने ऑलरेडी ये बताया था उसका फार्मूला कि sin 30, sin 40, sin 45 इस तरह इनकी वैल्यूज़ किस तरीके से बाय ट्रिक निकाल सकते हैं 2 मिनट में विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से tan 60 की वैल्यू क्या होती है, वो हमारे पास होती है बेटा √3 होती है। ठीक है, आपके पास 5वां सवाल दिया गया था, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स। ठीक है, ये आपको 2 पॉइंट्स गिवन दिए थे और आपसे पूछा गया था कि स्लोप आपने निकालना है। तो बेटा देखो, स्लोप के जो है हमारे पास 3-4 फार्मूले होते हैं। ठीक है, एक होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक डायरेक्ट स्लोप का फार्मूला होता है। ठीक है, इसी तरीके से स्लोप टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। तो इस तरह के 2-3 फार्मूले होते हैं स्लोप के। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपके पास पॉइंट गिवन हो, ठीक है, 2 पॉइंट्स गिवन हो, तो आपने स्लोप किस तरीके से निकालना है। आपके पास अगर एक लाइन गिवन हो, ठीक है, लाइन का एक पॉइंट गिवन हो, तो स्लोप किस तरीके से निकलेगा। तो इसके डिफरेंट फार्मूले होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो गिवन दिया है उसने बोला है कि आपके पास 2 पॉइंट्स हैं और आपने स्लोप को मालूम करना है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए थे, तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, पहले हम फार्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। बेटा अगर हमें कोई 2 पॉइंट्स गिवन हो और हमें क्या मालूम करना है, स्लोप मालूम कर लो। ठीक है, तो एम आपका क्या है, यहाँ पे स्लोप है। स्लोप एम जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, स्लोप को। मैं यहाँ पे लिख भी दिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। y2 माइनस का y1, ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1। तो बेटा ये जो है आपका किसका फार्मूला है, स्लोप का फार्मूला है, y2 माइनस का y1 और x2 माइनस का x1। वही सेम तरीका जैसे हमने मिड पॉइंट निकाला था। तो ये क्या होगा बेटा, आपका x1 होगा, ये आपका y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। ठीक है, तो आपने वही जो है वैल्यूज़ को पुट कर देना है। जब आप वैल्यूज़ को पुट करोगे तो y2 की वैल्यू क्या है, 11 है। ठीक है, माइनस और y1 की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, इसी तरीके से x2 की वैल्यू क्या है, 6 और माइनस का 2। जब आप इसको माइनस करोगे तो बेटा आपके पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। तो 11 में से 3 गए, कितना बचे, 9। ठीक है, और 6 में से 2 गए, कितना बचे, 4। तो ठीक है, आप इसको डिवाइड कर लो, 2 2 4 हो गया, 3 3 9 हो गया। तो 3 डिवाइड्स बाई 2 ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, सॉरी 11 में से 3 जाएंगे तो 8 बचेंगे। ठीक है, तो 4 1 4, 4 2 8। ठीक है, तो सॉरी आपका आंसर आएगा 2, माई मिस्टेक। ठीक है, मेरी गलती। तो ये आपका जो है 2 आपका आंसर आएगा। तो आपका 2 यहाँ पे क्या है बेटा, राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्लोप के जो है फार्मूले से जरिए आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इसी तरीके से मैंने दूसरा पूछा ये गया था। ठीक है, तो मैंने इसी तरीके से आपका एक और मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला भी लिखा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो उसने बोला गया कि व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, हमें क्या मानना है, एक लाइन का स्लोप मालूम करना है जो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जो इक्वेशन हमें दे रही है ये। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, y² इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 5। ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यहाँ पे यूज हो रही है। क्या हो रही है बेटा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की जो जनरल फॉर्म होती है वो बेटा क्या होती है, y आपका बराबर होता है mx प्लस का c। ठीक है, c आपका कांस्टेंट है, x आपका वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। m यहाँ पे क्या है, m आपका स्लोप है। तो यहाँ पे m कहाँ पे बेटा, ये रहा, माइनस का 3 आपका यहाँ पे क्या है, m है। तो आपके पास माइनस का 3 यहाँ पे इसका स्लोप होगा। समझे बात को। तो इस तरीके से आपने जो है वो जनरल डायरेक्ट आपको देके वो इस तरीके से भी पूछ सकता है, ये डायरेक्ट आपसे फार्मूले के जरिए भी वैल्यू पूछ सकता है कि स्लोप आप मालूम करके दो। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लास्ट कुछ क्वेश्चंस मैथ के जो पूछे गए थे, उसने बोला था कि फार्मूला ऑफ द सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है बेटा, आपके पास 2πr। ठीक है, सर्किल का जो सर्कमफेरेंस होता है ना, उसका फार्मूला पूछा गया था, तो वो होता है 2πr। ठीक है, और आपको पता है पाई जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, 3.14। ठीक है, समथिंग ये चलती रहती है वैल्यू। या आपका पाई जो है एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, जो मेरे जहन में आप बात आ रही है आपको इल्म में इजाफा करने के लिए वो मैं बताता जा रहा हूँ। पाई जो है वो इसकी वैल्यू क्या होती है, 3.14। ठीक है, ये आपने खुद ने इंक्लूड करनी होती है। और इसी तरीके से एक और चीज़ बोली जाती है कि जब हमारा जो है पाई जो है वो अप्रॉक्सीमेट होता है किसके, 22/7 के। ठीक है, इक्वल नहीं होता, ये अप्रॉक्सीमेट होता है किसके, 22/7 के। बाकी पाई जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है। अच्छा, सर्कमफेरेंस की डेफिनेशन पूछी गई थी, तो सर्कमफेरेंस की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, कि बाउंड्री ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। सिंपल सी बात है, ये आपका सर्किल है। ठीक है, ये सर्किल की जो ये बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री आपके पास क्या है, यही जो है आपका सर्कमफेरेंस कहलाता है। तो यही मैंने डेफिनेशन की फॉर्म में सिंपल वर्ड्स में लिखा है कि बाउंड्री ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। ठीक है, ये उसकी और जो डेफिनेशन एक और मैंने लिखी है, बात वही है। अच्छा, फिर आपसे एक और एमसीक्यूज पूछा गया था कि हाफ ऑफ द सर्किल। अच्छा, ये पूछा नहीं गया था, ये मैंने अपनी जो है आपकी नॉलेज के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे, ताकि आपको पता लग सके कि समटाइम्स कुछ लोग बोलते हैं कि डायमीटर जो है सर्किल का हाफ आपके पास क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, सर्किल का हाफ जो है वो आपके पास क्या कहलाता है बेटा,
सेमी सर्किल कहलाता है, ठीक है, ये याद रखना। तो कुछ लोग ऐसी डेफिनेशन बोलते हैं कि जो डायमीटर होता है ना, डायमीटर, ठीक है, ये यहाँ पे सरकमफेरेंस है, लेकिन डायमीटर क्या होता है बेटा, रेडियस का डबल आपके पास क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है, ठीक है। ये आपको पता होगा कि जब हम जो ये एक सर्किल का एक लाइन और दूसरी लाइन को पास, दो लाइन जो टच करे ना, ठीक है, उसके बीच का डिस्टेंस वो आपके पास डायमीटर कहलाता है, या रेडियस का डबल आपके पास क्या होता है, डायमीटर होता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, हाफ ऑफ द सर्किल आपके पास सेमी सर्किल कहलाता है। अच्छा, फार्मूला ऑफ आर्क लेंथ, ठीक है, आर्क लेंथ का आपसे फार्मूला पूछा गया था। ये आपके पास सर्किल है, ठीक है, सर्किल का ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन, ये आपके पास आर्क लेंथ कहलाती है, ठीक है। इस आर्क लेंथ का फार्मूला आपके पास क्या होता है, एल बराबर होता है थीटा इंटू आर, ठीक है। आर आपका यहाँ क्या है, रेडियस है, ठीक है, एल आपका आर्क लेंथ है, और थीटा आपके पास क्या है, एंगल है। अगर आपको एंगल निकालना हो तो क्या करोगे, आप थीटा को इक्वल ले लोगे एल डिवाइडेड बाय आर के, ठीक है। फार्मूला आपसे आई थिंक न्यूमेरिकल कुछ दी गई थी प्रॉब्लम, उसमें एंगल मालूम करना था, तो आपके पास इसकी और इसकी वैल्यू गिवन होगी, आपने फार्मूले में पुट करना है और आपके पास थीटा निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे मैथ में पूछा गया था कि आपके पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, वो बराबर होता है माइनस का बी प्लस माइनस का रेडिकल बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। ये आपके पास फार्मूला होता है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मालूम करने का। समटाइम्स ऐसी कुछ इक्वेशंस आ जाती हैं कि जिसमें फैक्टर मेथड यूज़ नहीं हो रहा होता, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, फार्मूला लगाते हो और उसके ज़रिए बासानी उस इक्वेशन के रूट्स बता देते हो। रूट्स मतलब उसके आंसर बता देते हो कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको मैथ्स के एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। अब फिजिक्स के जो पास पेपर के एमसीक्यूज हैं जो मेरे को मिले, अब हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम फिजिक्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। देखें वो आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि विच कन्वर्ट मैकेनिकल टू जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। वो आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देती है एनर्जी को, ठीक है। तो आपका जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वो आपके पास क्या कहलाता है, जनरेटर कहलाता है। तो इस तरीके के एमसीक्यूज आपसे पूछे गए थे, ये फिजिक्स के हैं, सेकंड चैप्टर के। तो मैंने वन शॉट लेक्चर फिजिक्स का फर्स्ट ईयर का अपलोड किया था, तो इंशाल्लाह मैं इंटर के ऊपर भी एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्लास इंटर की, ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, कंडक्टर, ओम्स, एम मीटर, ओम मीटर, इस तरह के बहुत बेसिक कुछ डेफिनेशंस आती हैं, की टर्म्स आती हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ सेकंड वन शॉट लेक्चर में बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला आपके पास क्या होता है, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 होता है। सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ अर्थ, ठीक है, ऑन अर्थ, सॉरी ऑन अर्थ, सही है। आपके पास जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ पर, वो क्या होती है, वो सन होती है, ठीक है, यानी कि सन से हमें एनर्जी मिलती है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh होता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का पूछा गया था, काइनेटिक एनर्जी का मैंने अपने पास से इंक्लूड किया आपकी नॉलेज के लिए। हाफ mv² हमारे पास किसका फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछा गया था कि बेटा छठा एमसीक्यूज में, अच्छा छठा एमसीक्यूज बेसिकली मेरे को बोला गया कि सर इनर्शिया में से एमसीक्यूज पूछा था, तो मैंने इनर्शिया की डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब मैंने ये पूछा कि किसकी डेफिनेशन है, ठीक है। इस तरीके से आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है कि आपको डेफिनेशन दे दे और बोले कि बताओ ये किसकी डेफिनेशन है। तो बेसिकली क्या है, इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया होता है क्या है कि बेटा हमने न्यूटन के लॉज पढ़े थे, ठीक है। न्यूटन के लॉज में हमारे पास फर्स्ट लॉ जो होता है वो इनर्शिया कहलाता है, ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम क्या होता है बेटा, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब इनर्शिया होता क्या है कि बेटा अगर मेरी ये बॉडी रेस्ट में है ना, तो ये रेस्ट में क्यों है, इसे रखने वाली, जब मेरा पेन यहाँ पे पड़ा हुआ है तो यहाँ पे कैसे पड़ा हुआ है, इसको मतलब इस रेस्ट में रखने वाली क्या चीज़ है, इसे हम इनर्शिया कहते हैं। ये ऐसे रुकी हुई है ना, तो इसको इस हालत में रखने वाली क्या चीज़ है वो बेटा वो इनर्शिया कहलाता है, ठीक है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, मेंटेन करती है। क्या चीज़ मेंटेन करती है, किसी भी बॉडी के स्टेट में रखने में, ठीक है। जो जिस हालत में ना उसको उसी हालत में रखने में क्या करती है, मेंटेन करती है, या उसका काम होता है उसको उस हालत में रखना। मिसाल के तौर पर ये रखी हुई है, अब मैंने इसको मूव करा दिया, तो भाई इनर्शिया का काम क्या था, इसको इस हालत में रखना था ना। लेकिन हमने क्या बोला, या तो उसका काम होता है उसको उस हालत में रखना, वो हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, इनर्शिया कहलाता है। समझिए बात को। तो इनर्शिया बेसिकली क्या है, ये एक प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी बॉडी की स्टेट को मेंटेन करती है, या उसका काम होता है उस बॉडी की स्टेट को मेंटेन रखना, वो हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, इनर्शिया कहलाता है, ठीक है। तो मैंने डेफिनेशन लिख दी आपके पास, अब आप जो है इसे पढ़ सकते हैं। अच्छा, फिर आया था बॉयल्स लॉ, तो ईजी है, आप लोगों ने ये केमिस्ट्री में भी आ सकता है और फिजिक्स में भी आ सकता है। बॉयल्स लॉ आपको पता है कि बेटा वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, और जो है आपका क्या कहते हैं यहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो आपको पता है कि बेटा वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, और यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट
एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। आपका टेम्परेचर यहाँ पे क्या है बेटा, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये तो बेसिक बात है। इसी तरीके से चार्ल्स लॉ आपसे पूछा गया था। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, आपका वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है, आपका प्रेशर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो आपसे इस तरीके भी दे सकता है, ठीक है, या आपसे इक्वेशन भी पूछ सकता है, ठीक है। बॉयल्स लॉ की इक्वेशन क्या होती है, चार्ल्स लॉ की क्या होती है, ये मैंने सब जो 150 MCQs मैंने जो बताए थे ना फिजिक्स के फर्स्ट फेज के, ठीक है, जो मेहरान की सीरीज़ में, ठीक है, तो वो देखिएगा, उसमें मैंने ऑलरेडी बताया है कि बॉयल्स लॉ की इक्वेशन, ठीक है, चार्ल्स लॉ की इक्वेशन, हर चीज़ मैंने उसके अंदर बताई हुई है, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ में क्या होता है कि बेटा आपका वॉल्यूम बराबर होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, एट कांस्टेंट प्रेशर, आपका प्रेशर यहाँ पे क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, वेव लेंथ में से पूछा गया था कि वेव लेंथ के हवाले से कुछ सवाल था कि वेव लेंथ होती क्या है। तो बेटा ये आपकी जो वेव होती है ना, वेव, ठीक है, इस वेव का जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं क्रस्ट, ठीक है। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। और नीचे वाले को क्या कहते हैं बेटा, ट्रफ कहते हैं, ट्रफ या ट्रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस वेव से लेकर और इस वेव तक का जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम बोलते हैं वेव लेंथ, ठीक है। यहीं पर वही बात देखी हुई है कि वेव लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंजुगेटिव पॉइंट, ठीक है। ये जो आपके पास दो कंजुगेटिव पॉइंट्स हैं वेव के, इस इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, वेव लेंथ कहलाता है, ठीक है। सो अब आगे चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो हमारे से एक और एमसीक्यूज पूछा गया था, वो बोला गया था कि एक्सेलरेशन ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ, आपके पास जो है एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे कितनी होती है। तो एमसीक्यूज थोड़ा सा घुमा के दिया था कि एक्सेलरेशन ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ, तो इसका आंसर है 9.8। आपको पता है कि हमारे पास जी की वैल्यू क्या होती है बेटा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए कि जी की वैल्यू, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए जो आपका कैपिटल जी होता है, ठीक है। 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11, ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए, ग्रेविटेशन की वैल्यू भी, सही है। तो ये आप दोनों वैल्यूज याद रखना, वो कुछ भी पूछ सकता है। अच्छा, यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है आपके पास, न्यूटन होता है, आपको पता है। अच्छा, फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, आपका जो है एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। अच्छा, फार्मूला ऑफ दी न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ का फार्मूला भी बोल सकता है, या ये बोल सकता है क्या, इक्वेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, सेकंड न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसकी इक्वेशन बताओ या उसका फार्मूला बताओ। तो बात एक ही है, वो क्या है हमारे पास, F=ma, ये हमारे पास क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये हर जगह पूछा जाता है, और ये अभी भी पूछा गया है फेज 1 में, ठीक है। अच्छा, यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम, आपने जो है फोर्स का यूनिट बताना है सीजीएस सिस्टम में। अभी किस में पूछा गया था, एसआई में। अगर यहाँ कुछ नहीं बोला गया तो आप एसआई में बताओगे, ठीक है। अगर आपको स्पेसिफिक बोला गया है कि आपने सीजीएस में बताना है तो आपने सीजीएस में ही बताना है, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के अंदर आपने बताना है फोर्स का यूनिट। तो आपके पास क्या होता है बेटा, डाइन होता है। अच्छा, 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। अच्छा, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम्स होता है। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। ये बेसिक बेसिक बातें हैं, ये तो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, विच प्रोसेस विथ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, वो आपका कौन सा प्रोसेस है बेटा जिसके अंदर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो आपको पता है वो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। तो ये जो लास्ट के जो 3-4 MCQs हैं ये वाले, तो ये MCQs बेसिकली पूछे नहीं गए थे, मैंने अपने पास से इंक्लूड किए ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। अच्छा, लास्ट MCQs है, पॉइस इज द यूनिट ऑफ, पॉइस जो है वो किसका यूनिट है, हमारे पास डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट होता है, ठीक है। सो ये थे वो MCQs जो फेज़ 1 में पूछे गए थे स्टूडेंट से, ठीक है। अब जो फेज़ 2 देने जा रहा है, ठीक है, उसके लिए ये MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। और जो मेहरान वाली प्ले लिस्ट है वो आप देखिएगा, और उसमें मैंने फिज़िक्स के 150 MCQs जो है वो एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। तो वो फिज़िक्स के तो हो गए थे, ठीक है, आप वहाँ से फिज़िक्स की प्रेप कर सकते हैं मेरे मेहरान वाले लेक्चर से। बाकी जो मैथ की प्रिपरेशन है वो 3-4 दिन रह गए हैं, तो उसमें मैं आपके साथ जो है वो 150 MCQs मैं सोच रहा हूँ कि 200-300 MCQs में इंक्लूड करूँगा, या चैप्टर आपको पूरा का पूरा जो है समझाऊँगा, उसके MCQs भी आपको समझाऊँगा, ताकि आप लोगों की सेकंड फेज़ की प्रेपरेशन हो सके, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। सो आपको समझ में आया होगा सारी बात। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा, ठीक है। ये फेज़ 1 के MCQs हैं, ठीक है, काफ़ी मतलब बच्चों को नॉलेज नहीं है, तो अब आप देख लें किस तरीके के बेसिक MCQs दिए गए थे, ठीक है। तो ये हैं बहुत बहुत अच्छे, ठीक है, बेसिक MCQs थे, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, आपका सेकंड फेज़ क्लियर हो जाएगा। मतलब काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स के फेज़ 1 में MCQ जो मार्क्स आए वो कम आए, ठीक है, जबकि इतना बेसिक टेस्ट था। बट नो टेंशन, इंशाल्लाह आपका सेकंड फेज़ में अच्छा हो जाएगा, मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। सो बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा इस वीडियो को, ठीक है। जो भी आपका फ्रेंड या कोई भी जो रिलेटिव जानने वाला जो इस यूनिवर्सिटी की प्रेप कर रहा हो,
ठीक है, उसके लिए एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे न्यू आए थे तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिएगा।